नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जितेश और आप जुड़े हैं सफल विद्यार्थी के YouTube चैनल से। सफल विद्यार्थी YouTube चैनल का एक ही मकसद है, गांव-गांव, शहर-शहर तक सभी को फ्री में शिक्षा पहुंचानी। हमारा यही मिशन रहेगा। तो आइए, आज अपना टॉपिक रहेगा कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि क्या RBI अनलिमिटेड करेंसी या अनलिमिटेड नोट छाप सकता है। तो जान लेते हैं कि क्या छाप सकता है। बहुत से स्टूडेंट के मन में, और जो स्टूडेंट नहीं है, आम आदमी है, उनके मन में भी ये सवाल रहता है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत बेरोजगारी है, गरीबी भी है, तो क्या RBI या सरकार क्यों नहीं नोट छाप देती। तो आइए आज जानते हैं क्यों नहीं छाप सकती है, क्या छाप सकती है, अगर छाप सकती है तो कैसे छाप सकती है, अगर नहीं छाप सकती तो क्यों नहीं छाप सकती। तो अब जानते हैं क्या RBI अनलिमिटेड करेंसी छाप सकती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देश है मतलब कि अभी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आया है, अभी विकास की दौड़ में वह शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है और आधारभूत ढांचे जैसी सुविधाएं भी कमी है। आप जानते हैं गरीबी भी है, बेरोजगार भी है, महंगाई भी बढ़ रही है दिनों दिन। आधारभूत ढांचा यानी कि जब जैसे कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ें, जो आवास भी हो गया, ये सभी चीज़ें जो हॉस्पिटल से संबंधित भी होगी, सभी चीज़ें आधारभूत ढांचे में आती है। वो अभी तक भारत में पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है लोगों के पास। अगर शहर में देखें तो शहर में तो प्राप्त है, अगर छोटे से छोटे गांव में देखें तो आधारभूत सेवाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें शहरों की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। तो अब यही क्वेश्चन कि अनलिमिटेड छाप क्यों नहीं सकता। तो आइए, इसके बारे में अपने पहले जानना पड़ेगा कि मुद्रास्फीति क्या है। अगर अपने मुद्रास्फीति के बारे में जान लेंगे तो हमें सब क्लियर हो जाएगा कि RBI अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छाप सकता। अब देख लिए इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या है कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हुई है। जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है। अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि परंपरागत अर्थशास्त्रियों के अनुरूप मुद्रास्फीति क्या है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का परिणाम है। जो अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है कि मुद्रा की आपूर्ति। मान लो कि किसी व्यक्ति के पास 1,000 रुपए हैं और उसके पास मुद्रा की आपूर्ति कर दी जाए, यानी कि उसके पास 10-20 हजार रुपए एक दिन के हो जाए, मुद्रा की आपूर्ति फुल हो जाए, फुल सभी के पास। तो ये इसका परिणाम क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय क्षमता घट जाती है। इससे मुद्रास्फीति बहुत होगी। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि सभी के खाते में, मान लो जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला कि सभी के खाते में 5-5 लाख रुपए जमा कर दिए जाएंगे। अगर सभी के खाते में 5-5 लाख रुपए कर दिए जाएं तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। अब साधारण रिक्शा वाला, चाय वाला, ठेले वाला, सभी के पास 5-5 लाख रुपए आ जाएंगे तो अपने को 20 रुपए में चाय क्यों देगा, 10 रुपए में चाय क्यों देगा। वो उसके पास तो 5 लाख रुपए ऑलरेडी है, तो वो सस्ते में क्यों देगा। वो तो बोलेगा कि नहीं, यही रिक्शा वाला है कि मैं 20 रुपए में नहीं जाऊंगा। तो इसी कारण मुद्रा आपूर्ति बढ़ने के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता घट जाती है। तो वो मान लो 20 रुपए में जाता था रिक्शे वाला, अब जाएगा 500 रुपए में, 1,000 रुपए में। इसलिए मुद्रास्फीति, तो बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं की क्रय करती है। अब जाहिर सी बात है कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि RBI अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छाप सकती। यही विदेशी पटल पर अपने उदाहरण लेते हैं तो जिम्बाब्वे, वेनेजुएला में तो ये हाल है दोस्तों। अगर मेरे को एक ब्रेड का पैकेट लेके जाना है तो मुझे थैले में या एक बैग भर के पैसे लेके जाने पड़ेंगे, तभी मेरे को एक ब्रेड का पैकेट मिलेगा दोस्तों। इसलिए भारतीय गवर्नर है, जो बैंक का गवर्नर है, वो इतना समझदार है कि नोट नहीं छापते हैं। अब यही कारण है कि नहीं छाप सकते। ठीक है, अब मुद्रास्फीति के प्रकार क्या क्या होते हैं अब देखते हैं दोस्तों। पहली है मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति।
रेंगती हुई मुद्रास्फीति विकसित देशों के लिए बहुत कामगार है, यानी कि मुद्रास्फीति का बढ़ना भी जरूरी है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, उत्पादन को प्रोत्साहन करेगी। अगर उत्पादन प्रोत्साहन होगा तो अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। अब रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति है वो विकसित देशों के लिए बहुत कारगर है, और इसकी जो दर मानी जाती है 2% से कम ही रहती है। ये आदर्श स्थिति है। अब चलती हुई मुद्रास्फीति, ये इसकी आदर्श स्थिति है 2% से 4% के बीच में मानी जाती है। ये सामान्यतः विकासशील देशों में है, जैसे भारत, ब्राजील, मिस्र, ये जैसे भी जो G20 में शामिल हो रहे हैं, इनके लिए ये 2 से 4% के बीच में इन्फ्लेशन अच्छी रहती है। इससे कि अर्थव्यवस्था भी चलती है और इनमें अर्थव्यवस्था में पहिए लगे रहते हैं। अब है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इस पर आने के बाद दोस्तों क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आने लग जाती है। अब मुद्रास्फीति में 2 अंकों की हो जाती है, यानी कि 10 हो गई, 11 हो गई, तो इसमें महंगाई अपने चरम स्तर तक पहुंचने लग जाती है। अब होती है कूदती हुई मुद्रास्फीति। कूदती हुई मुद्रास्फीति में क्या होता है, 30% से अधिक दर हो जाती है मुद्रास्फीति की, यानी कि महंगाई की 30% से अधिक। अब अति उच्च मुद्रास्फीति, इसमें 3 गुना मुद्रास्फीति हो जाती है। इसमें क्या होता है, अगर दोस्तों इसमें किसी देश का भट्टा ही बैठ जाता है, जैसे कि ऊपर मैंने उदाहरण भी दिया, वेनेजुएला हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ऐसे कई सारे देश है। अब जानते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या होता है, महंगाई के कारण क्या है। अब महंगाई के 2 कारण है, एक मांग जनित और एक है लागत जनित। तो अपने देखते हैं मांग जनित क्या है। मांग जनित यानी कि डिमांड के हिसाब से, अगर जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उस चीज़ की, उतनी ज़्यादा ही महंगाई बढ़ेगी अगर सप्लाई कम है तो जनसंख्या में वृद्धि भी एक मुद्रास्फीति का कारण है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, डिमांड अधिक हो रही है परंतु सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है महंगाई तो होगी। लोगों की आय में वृद्धि, ये भी कारण है। लोगों की आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है, जैसे मुद्रा आपूर्ति होगी, जैसे मैंने बताया मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, इससे उपभोग स्तर में वृद्धि हो रही है। अगर जाहिर सी बात है मांग, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो उपभोग स्तर में वृद्धि ही होगी, और काले धन में वृद्धि के कारण भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब लागत जनित क्या होती है कि इसमें कच्चे माल में मांग में वृद्धि हो जाती है, भूमि के किराए में वृद्धि, मजदूरी दरों में वृद्धि, पूंजी ब्याज में वृद्धि, यानी कि ब्याज, मजदूरी, किराया भूमि का और कच्चे माल में मांग में वृद्धि के कारण ही मांग जनित, लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। अब मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या क्या होता है, किस पर प्रभाव पड़ता है, किसको लाभ होता है, किसको हानि, तो आइए जान लेते हैं। उपभोक्ता को हानि होगी तथा उत्पादक को लाभ होगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आप एक दुकानदार है, अगर महंगाई बढ़ी हुई है तो आपको तो लाभ होगा, क्योंकि आप महंगी चीज बेच सकते हैं, आप उत्पादक हैं, और उपभोक्ता जो आपसे खरीद के जा रहे हो उसको तो महंगी पड़ेगी, आपको लाभ होगा, उसको हानि होगी। अगर कोई ऋणी व्यक्ति है जिसने पहले ऋण ले रखा है मुद्रास्फीति से पहले, जो आदर्श स्थिति के ऊपर अगर कूदती हुई, दौड़ती हुई, इससे ऊपर चली जाती है मुद्रास्फीति, तो ऋणी व्यक्ति को लाभ होगा और ऋणदाता को नुकसान होगा। रोजगार को लाभ होगा। फिलिप्स चक्र के अनुसार ये माना जाता है कि अगर निश्चित मात्रा में भी अगर मुद्रास्फीति बढ़े तो सही है, वरना ये खतरनाक हो सकती है। उत्पादक बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। निर्यात को हानि होगी, आयात पर लाभ होगा। निर्यात को हानि कैसे होगी दोस्तों, अगर भारत में महंगाई बढ़ गई तो बाहर से क्यों चीजें खरीदेंगे। अगर कोई 500 की चीज 1500, 2000 या 50,000 की मिल रही है तो निर्यात क्यों करेगा कोई देश। आयात पर लाभ होगा, क्योंकि अपने मुद्रा बहुत ज्यादा घट गई है, उधर से आने में आसानी होगी। राजकोषीय घाटा, देश को बहुत सारा घाटा होगा, और जो हमारी फॉरेक्स करेंसी है, जो हमारा विदेशी धन है, उसको नुकसान होगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जुड़ते रहिए ऐसे ही सफल विद्यार्थी के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद।